हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। और आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की एसएसटी। और आज हम पूरी सिविक्स को ख़त्म कर देंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, विच पॉलिसीज हैज स्ट्रेंथेंड द फेडरलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फेडरलिज्म क्या होता है। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे दो स्तरीय सरकारें हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट लेवल गवर्नमेंट हो। जहाँ पे फेडरलिज्म होता है वहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की सरकारें देखने को मिलती है। सेंट्रल लेवल पे अलग, स्टेट लेवल पे अलग, प्रोविंशियल लेवल पे अलग अलग तरीके से आपको सरकारें देखने को मिलती हैं। उसे आप फेडरलिज्म कहते हो। तो क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच पॉलिसी स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन इंडिया। फेडरलिज्म को कौन कौन सी चीज़ें प्रमोट कर रही हैं भारत में, इस वजह से फेडरलिज्म बढ़ता जा रहा है। तो पहला कारण आता है लिंग्विस्टिक स्टेट। द फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्गर। हमने किसके आधार पर? लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पर, यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, केरला में आपकी मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। इस प्रकार से हमने अपनी सारे के सारे राज्यों का गठन किया है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फेडरलिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेज। मतलब भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे यहाँ पे सभी जो भाषाएं हैं उनको वरीयता दी जाती है, उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। बस 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको ऑफिशियल दर्जा दिया गया है। थर्ड आता है सेंटर स्टेट जो सेंटर स्टेट रिलेशन है। सेंटर स्टेट रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होंगे तो देखने को मिलता है सेंटर और स्टेट अपनी पावर को विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि सेंटर के पास पावर क्या होंगी, स्टेट के पास क्या पावर होंगी। इसी के आधार पर हमारे देश में क्या होता है, कानून चलता है। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन डिसाइड द एक्सटेंट टू विच द रूलिंग पार्टीज एंड द लीडर फॉलो द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। किस तरीके से वो पावर को शेयर करेंगे और सारे इसके सारे अरेंजमेंट्स को किया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था आपका, विच पॉलिसी है स्टैंडर्ड द फेडरलिज्म इन इंडिया। तो तीनों को तीनों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो फेडरलिज्म को इंडिया में प्रमोट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, हाउ आर द लेजिस्लेटिव पावर डिवाइड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें ये पूछा जा रहा है, जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है और एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हमें पता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी, ये अलग अलग तरीके से बताया गया है। सो पहला हमारे सामने आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम इन द कंट्री एंड द लेजिस्लेटिव पावर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट जुरिडिक्शन। मतलब भारत के संविधान में पावर को बांटने का अलग अलग तरीका बताया गया है। तो पहला आता है आपके पास द यूनियन स्टेट। ठीक है, द यूनियन लिस्ट। क्या आता है? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। द यूनियन लिस्ट, ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज ऑन द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन इट। यानी कि क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। सेकंड आता है आपके सामने स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही बना सकती है कानून। जैसे कि आपके चीफ मिनिस्टर वाली जो गवर्नमेंट होती है किसी भी राज्य में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, कहीं पे भी, वहाँ पे वो कानून बना सकते हैं। तो स्टेट लिस्ट ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। स्टेट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है जो जो सब्जेक्ट उनको दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट आपका कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं। स्टेट लिस्ट भी आ सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट भी आ सकती है, दोनों मिलकर इसमें कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर कोई विरोध हो जाए, तो देखने को मिलता है वरीयता किसको दी जाएगी। यहाँ पर वरीयता आपकी यूनियन लिस्ट को दी जाएगी, स्टेट को वरीयता कम दी जाएगी। इतना आपको याद रखना है, पर दोनों मिलकर यहाँ पर कानून बना सकती हैं। द कॉन्करेंट लिस्ट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, यहाँ पे आपका लॉज आएगा, नॉट लॉस। ठीक है, लॉज ऑन द सब्जेक्ट, हाउएवर इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी उसको ही आपको प्रिवेल कर सकते हो। ठीक है, इनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यहाँ पे कौन सरकार कानून बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। देखने में क्वेश्चन आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, बट द क्वेश्चन इज टू बिग। मैं आपको ध्यान समझाऊंगा क्या है इसमें। देखने को मिलता है भारत में जाति
के आधार पर राजनीति होती है, और जिस समाज में जाति के आधार पर राजनीति होती है उस समाज में बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी जो समाज होता है उसका उद्भव हो जाता है। और जब भी कट्टरपंथी समाज का उद्भव होता है तो समाज में अलग अलग प्रकार की विकृतियाँ आने लगती हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसी वजह से हमें सभी जो जातियाँ हैं, कोई भी धर्म हो, उन सबको क्या करना चाहिए, समान रखना चाहिए। लेकिन भारत के चुनाव में ये देखने को मिलता है कि सभी के सभी क्या करते हैं, वोट बैंक की पॉलिसी को खेलना स्टार्ट कर देते हैं। एसटी, ओबीसी, एससी, हिंदू, मुस्लिम, हरिजन, ठाकुर, ब्राह्मण, इस तरीके से देखने को मिलता है। और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से लोगों को होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। किसी भी देश में अगर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है तो वो ठीक नहीं है। इसमें आपको क्या की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। हमें सभी लोगों को समान रूप से अवसर देना चाहिए चुनाव में भागीरथ होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एन पॉलिटिकल पार्टीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम होता है। द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर, पहला होता है इलेक्शन लड़ना। नेक्स्ट होता है आपका मेक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम, यानी लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाना, प्रोग्राम बनाना। अगर वो पावर में आ जाती हैं, सत्ता में आ जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अगर सत्ता में आ जाती हैं, कानून बना लेती है, फिर वो सरकार बनाएंगी, फिर कानून बनाएंगी, सरकारों को चलाएंगी और रूल अपोजिशन का रोल भी प्ले करेंगी। मान लीजिए चुनाव हार गई, कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई तो उसका अपोजिशन का काम ये करेंगी। और अपोजिशन का काम होता है जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी गलतियों को जनता के सामने रखना। लेकिन आजकल अपोजिशन पार्टी अगर सरकार सही काम भी करती है तब भी उसका विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सही काम कर रही है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, गलत काम कर रही है तो उसको अपोज करना चाहिए। लेकिन राजनीति में हमेशा एक दूसरे की उठापटक लगी रहती है। 6 पॉइंट आता है इंट्रोड्यूस वेलफेयर स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, गरीब आदमियों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, इनके लिए रियायतें देती रहती है, यानी वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च करती रहती है ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्प पहुंच सके और इकोनॉमी स्ट्रांग हो सके। जब आप फाइनेंशियल किसी को हेल्प करते हो इस मीन्स यू आर ट्राइंग टू बूस्ट योर इकोनॉमी, आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम। और जब ये सत्ता में आ जाते हैं, जब ये सरकार बना लेते हैं तो इनका काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के क्या क्या आउटकम्स है। मतलब डेमोक्रेसी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसको समझने के लिए आपको एक ओपन माइंड चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होते हैं इसके आउटकम्स डेमोक्रेसी के। पहला आता है द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल, यानी कि पॉलिटिकल रूप से, सोशल रूप से ये काम करती है आपकी समाज में, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से ये बहुत ज़्यादा संलग्न रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। नेक्स्ट फिर आता है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, एनालाइज द स्टेटमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, एफिशिएंट तरीके से काम करती है, इफेक्टिवली चीज़ों का एनालाइज करती है, उसके बाद ही कोई निर्णय लेती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेती, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है उनको डर रहता है कि हमें वो अपोज करेंगी, हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारी सत्ता छिन सकती है। इस तरीके का काम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मेनली अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, ये लोगों की सरकार होती है, लोगों के लिए काम करती है क्योंकि लोग इसको चुनते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, बेटरमेंट एंड लोगों को बेहतर करने के लिए, उनका लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, उनको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, समाज में उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करती है। फोर्थ आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोमोट इक्वलिटी, यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इक्वलिटी होगी और आपका जो स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी है, ये बढ़ती चली जाएंगी। इसी वजह से कहा जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल वेलफेयर, लोगों के काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोगों को भला करना है तो आपको डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसी वजह से आजकल हमारी जो रफ्तार है, गति की रफ्तार है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। विकास की जो रफ्तार है हमारी बढ़ती जा रही है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गिव फ्रीडम ऑफ द थॉट एंड एक्सप्रेशन, आप यहाँ पर अपने थॉट्स को दे सकते हो और जो आपको गलत चीज़ लगती है उसको गलत और जो सही लगती है सही कह सकते हो। आपके पास अपने थॉट को प्रोसेस करने की पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने,
Most of the established government are facing the challenges of expansion justify the statement. एक्सपेंशन का क्या क्या चैलेंज होते हैं इसको हम ध्यान से समझेंगे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या होता है, और आज का डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंशन के चैलेंजेस को किस तरीके से फेस कर रही है. पहला आता है इट इन्वॉल्व अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस ऑल रीजन सोशल ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन. यानी सोशल ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब में डेमोक्रेसी को एक तरीके से लगाया जा रहा है. ठीक है, ठीक है, डेमोक्रेसी को अप्लाई किया जा रहा है. नेक्स्ट आता है आपके सामने इंश्योरिंग ग्रेटर पावर टू द लोकल गवर्नमेंट एक्सटेंशन. इंश्योरिंग ग्रेटर पावर, अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर पावर किसको देनी है, जो आपकी जहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, छोटी छोटी सरकार जहाँ पे काम करती है, वहाँ पे भी आपको पावर देने की आवश्यकता दिखाई देती है. इंश्योरिंग ग्रेटर पावर टू द लोकल गवर्नमेंट एक्सटेंशन ऑफ द फेडरल पीपल टू ऑल द यूनिट ऑफ फेडरेशन इंक्लूजन वीमेंस एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स. गॉट इट. थर्ड पॉइंट आता है लेस एंड लेस डिसीजन शुड बी रिमेन आउटसाइड द डेमोक्रेटिक अरीना. मतलब लेस एंड लेस डिसीजन शुड बी रिमेन, मतलब कम से कम डिसीजन एक तरीके से यहाँ पर उत्पन्न होते हैं. एंड मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग और यूएसए और चाइना, यूएसए और इंडिया, सॉरी चाइना नहीं, इंडिया एंड यूएसए आर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज. तो वहाँ पे इस तरीके की सिचुएशंस को फेस किया जा रहा है. इसमें आपका करप्शन भी बढ़ सकता है और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो भी कम हो सकती है. इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है. एग्जाम्पल में सऊदी अरेबिया जो है वहाँ पे वीमेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती है, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, पॉलिसी फ्रेमिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है. और म्यांमार देर इज़ अ मिलिट्री रूल, और जो आपका म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ पे मिलिट्री रूल काम कर रहा है. ठीक है, इतना याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम और इंडिविजुअल. यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है, डेमोक्रेसी इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है लोगों के लिए, प्रमोट करने के लिए, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, फ्रीडम, स्वतंत्रता को प्रमोट करने के लिए, आपकी खुद की आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है. तो देखने को मिलता है लोकतंत्र इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों की इच्छाएं, लोगों की जो सोशल स्टेटस है वो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लोगों को वरीयता यानी कि इंपॉर्टेंस मिलती है समाज में. इसी वजह से डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो पहला क्वेश्चन आता है इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इन द वर्ल्ड द स्टेटस ऑफ द वीमेन हैज़ टू बी सेटिस्फैक्ट्री, दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड एट द होम एंड वर्क प्लेसेस. ऐसा होता है जब डेमोक्रेसी नहीं होती है तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो फीमेल होती है उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, और जो मेल के अकॉर्डिंग जो उनको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए सोसाइटी में, वर्किंग प्लेस में, वो नहीं मिल पाती है, जो एक ख़राब चीज़ है, बैड थिंग है. इन डेमोक्रेसी इज इक्वल ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट टू द वीमेन हैज़ बीन एक्सेप्टेड. और डेमोक्रेसी में वीमेंस के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है. जैसा कि आप मेल के साथ ट्रीट करेंगे वैसा ही फीमेल के साथ भी ट्रीट करेंगे. अगर आप मेल को 20,000 सैलरी दे रहे हैं तो फीमेल को भी आप 20,000 ही देंगे. यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. ठीक है. एंड डज इट हैवन बिकम एन ईजियर फॉर द वीमेन टू स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इनजस्टिस. और डेमोक्रेसी में अगर आपके साथ इनजस्टिस हो रही है तो लड़ना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि जो कानून होता है वो आपके साथ होता है, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. इसी वजह से डेमोक्रेसी के अंदर फीमेल्स के पास ज़्यादा राइट्स होते हैं और अपने राइट्स को सुरक्षित रखने का सीधा सीधा अधिकार उनके पास होता है. ठीक है. Similarly, India, disadvantage and discrimination caste have been granted equal status and equal opportunities. Discrimination based on caste, religion, sex and has been banned. अब किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते उसकी जाति के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर. ठीक है, उसके एजुकेशन के आधार पर आप उस पर कोई भी वो नहीं कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन. ऐसा नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं करेंगे आप. गॉट इट. एक और आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट पावर शेयरिंग इज कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. यानी कि जो पावर शेयर हो रही है वो इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन सब के बीच में जो पावर शेयर हो रही है वो इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चीज़ बता दूँ, जहाँ कहीं भी पावर शेयर होती है वहाँ पे इश्यूज होना बहुत कम हो जाता है. जैसे कि आपने बेल्जियम और श्रीलंका में देखा था. बेल्जियम में क्या हो रहा था, पावर शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, इसी वजह से वहाँ पे दंगे हो रहे थे. वहीं पे श्रीलंका में भी दंगे हो रहे थे, सिंगली भाषा और तमिल भाषा के बीच में वहाँ पे बहुत दंगे हो रहे थे क्योंकि पावर शेयरिंग वहाँ पे क्या हो रही थी, गड़बड़ हो रही थी. सिंगली भाषा को ज़्यादा वरीयता मिल रही थी, तमिल भाषा को नहीं मिल रही थी. इसी वजह से वहाँ पे बहुत दंगे हुए और लोगों की बहुत ज़्यादा मास डेथ हुई वहाँ पर. और बेल्जियम ने काफ़ी स्मार्टली पावर शेयरिंग को अप्लाई किया और वो कंट्री काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई.
तो पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होती है, जब आप पावर शेयर करते हो तो लोगों को समान रूप से अधिकार मिलते हैं और डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने, पावर शेयरिंग इंश्योर दैट ऑल पीपल हैव टेक अ गवर्नमेंट, यानी कि सभी लोगों को वरीयता मिलती है किस चीज़ में, सरकार बनाने में, और सरकार में भागीदारी का उनको एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिलता है। नेक्स्ट आता है पावर शेयरिंग इंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर सकते हो, और इट अपहोल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल रूल, और इसमें लोगों का शासन होता है। किसका शासन होता है? लोगों का। इट ऑलवेज ब्रिंग बेटर इकोनॉमिक आउटकम्स, और यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर आउटकम्स मिलते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर आउटकम हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि लोग जब होते हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन इंक्रीज होती है और डेमोक्रेसी आगे बढ़ती चली जाती है। सो पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग के साथ साथ लोगों को अधिकार ज़्यादा मिलते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, और वीमेंस को भी आगे बढ़ने का समान मौका मिलता है। गॉट इट माई पॉइंट? एक और आगे चलते हैं। सॉरी गाइस। क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ थ्री चैलेंजेस फेस बाय द डेमोक्रेसी, मतलब 3 ऐसे चैलेंजेस के बारे में बताना है जो डेमोक्रेसी आजकल फेस कर रही है। सो पहला आता है द 3 मेन चैलेंजेस आर, पहला है द फाउंडेशन चैलेंज, किस तरीके से डेमोक्रेसी को फाउंडेशन किया जाएगा, किस तरीके से डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन की जो रूट्स है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आजकल जो सारी की सारी कंट्रीज़ हैं वो किस तरफ जा रही हैं, मोनार्की की तरफ तो नहीं कहूँगा, मोनार्की की तरफ तो नहीं जा रही हैं, बट एक तरीके से सोशलिज्म बढ़ता चला जा रहा है, उसकी तरफ जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसके जो फाउंडेशन रूट्स हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए हम लोगों को। चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यानी कि डेमोक्रेसी तो बढ़ रही है बट करप्शन है और लोग मिसयूज़ कर रहे हैं डेमोक्रेसी का, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो पहला और दूसरा पॉइंट हो गया है हमारा डीपिंग द डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को अपरूटेड कर देना, मतलब इसको डीप वैल्यूज़ के थ्रू, मतलब आने वाली जो कमिंग जनरेशन है उसके जो माइंडसेट है उसमें हमें डेमोक्रेसी को बिठाना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ अ काइंड ऑफ एन थिंग, जब आप माइंडसेट में होगा वो चीज़ तो ज़्यादा वैल्यूएबल, ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी को क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो आपको याद रखने हैं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पर जरूर पढ़ के जाएंगे इस क्वेश्चन को भी आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द 2 बेसिस ऑफ सोशल डिफरेंसेस विद एग्जांपल। सोशल डिफरेंसेस को आपको बताना, पहला आता है आपका एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, यानी बर्थ के आधार पर, और बेस ऑफ चॉइस, इन दोनों के आधार पे आपको क्या होता है, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंस इन दोनों के आधार पर होता है, एक्सीडेंट ऑफ एन बर्थ एंड बेस्ड ऑन चॉइसेस, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। अब आता है, वाई डिड इंडिया अडॉप्ट मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम को इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया? सो मल्टी पार्टी सिस्टम में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं, जहाँ पर लोकतंत्र होगा, जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, वहाँ पे ऑप्शंस होना इज़ एन गुड थिंग। इसी वजह से इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया, ताकि अगर कोई पार्टी अच्छा काम नहीं करती है तो आप दूसरी पार्टी का ऑप्शन आपके पास होगा। पॉइंट। सो इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री एंड हैज़ सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है, तो सभी लोगों को क्या हो, मौका मिले किस चीज़ में, फ्रेमिंग करने में। किस चीज़ की फ्रेमिंग करने में? फ्रेमिंग करने में अपनी अपनी पार्टीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा धर्म है, बहुत ज़्यादा जातियाँ हैं, तो सभी लोग अपनी पार्टी बना सकते हैं। लोकतंत्र आपको ये पूरी छूट देता है, भारत का संविधान आपको पूरी छूट देता है। तो डाइवर्सिटी है, सभी लोगों को समान अधिकार मिले तो सभी लोग अपनी पार्टी बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, it is easy to observe different diversities. It is easy to observe different डाइवर्सिटीज इन मल्टी पार्टी सिस्टम। और मल्टी पार्टी सिस्टम में आपको ये देखने को मिलता है कि आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज के ग्रुप्स को एक साथ होकर काम कर सकते हो। एनालाइज 3 कॉम्पोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। 3 कॉम्पोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं। द 3 कॉम्पोनेंट ऑफ एन पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉलो। फर्स्ट है लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। ये 3 होते हैं जो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर लीडर नहीं होगी तो पार्टी को लीड कैसे कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसको लीड कौन कर रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं। एक्टिव मेंबर्स कौन कौन से हैं उसके, बहुत से फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो उसके साथ आज तक काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता उसके काम कर रहे हैं। फॉलोअर्स जो व्यक्ति उनको वोट देते हैं। तो देखने को मिलता है कि पार्टी को विश्व पटल पर लेके आना है, देश के सामने प्रस्तुत करना है, तो आपके फाउंडिंग मेंबर्स होने चाहिए, लीडर्स अच्छे होने चाहिए और फॉलोअर्स अच्छे होने चाहिए। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस वजह से बहुत ज़्यादा आगे है। लीडर भी अच्छी हैं और एक्टिव मेंबर्स में उसके एक्टिव मेंबर्स भी हैं, और साथ साथ फॉलोअर्स यानी वोट देते हैं लोगों को काफ़ी ज़्यादा। इसी वजह से वो पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। और सिविक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर आप पढ़ के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।